वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ राहुल एंड वाचिंग बिहार टू डू यू। सो फाइनली आपका सेमेस्टर 2 जो केमिस्ट्री का वीडियो है वो आ चुका है। एंड इस बार जो आपको सिलेबस मिला है वो है केमिकल बॉन्डिंग एंड एलिमेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम। एंड वन शॉट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड अभी तो सेमेस्टर स्टार्ट ही हुआ है, लेकिन कई लोगों ने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पे, इवन इंस्टाग्राम पे भी, कि केमिस्ट्री का वीडियो आप कब लेके आ रहे हो। तो ये फाइनली ये वीडियो होने वाली है आपके पूरा यूनिट 1 एंड यूनिट 2 पे। तो अगर इसकी बात करें तो कंपैरेटिवली ठीक है इसका सिलेबस, आपको उतना हार्ड नहीं लगेगा जितना कि आप पिछले सेमेस्टर में जितने आपने मेहनत की है। लेकिन अगर हम बात करें थर्ड सेमेस्टर से कंपेयर करें तो थर्ड सेमेस्टर में आपका आएगा थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट। एंड वो बहुत हार्ड होती है, जहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री आपको वहाँ पे डेरिवेशन वगैरह इंटीग्रेशन वगैरह भी करना पड़ता है। लेकिन इसमें सिर्फ फार्मूला है, इसमें डेरिवेशन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले देखते हैं कि क्या सिलेबस है। एंड ये जो वीडियो रहने वाली है उसके जो फर्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे आपके सिलेबस के बारे में। देन जो मटेरियल मैं इस सेमेस्टर प्रोवाइड करा रहा हूँ वो बिल्कुल न्यू मटेरियल है एंड मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। एंड जो लास्ट सेक्शन है उसमें मैं अपना जो यूनिट वाइज मैंने अपने क्लास नोट्स का ही लेक्चर मैंने पढ़ाया था यूट्यूब पे, तो वो लगा दूंगा यूनिट 1 एंड 2 को। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग में मेनली आपके आयनिक बॉन्डिंग पढ़ने हैं एंड कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ने हैं। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये जब मैं मटेरियल आपको दिखाऊंगा, मैं अपना नोट्स दिखाऊंगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या आपको बिल्कुल पढ़ के ही जाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है लैटिस इंथैल्पी, मतलब कैलकुलेशन ऑफ लैटिस इंथैल्पी, नो डेरिवेशन। तो यहाँ पे डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जस्ट आपको फार्मूला रट के जाना है एंड वहाँ पे वो न्यूमेरिकल पूछेंगे एंड आपको बस वैल्यूज पुट ऑन करके आपको आंसर निकाल लेना है। और प्रीवियस ईयर जो पीवाईक्यूज़ है वो भी मैं यहाँ पे 2025 का मैंने लेके आया हूँ। मेरे फर्स्ट ही जो पीपीटी है, पीडीएफ है, उसमें आपका मैंने लगा दिया है। एंड इसके अलावा मैंने 2024 का जो पीवाईक्यूज़ है वो मैंने वीडियो में कवर किया है। ओके, तो देखते हैं कि दो ही यूनिट है कंपेरेटिवली। आपको लग रहा होगा कि आसान है, बट यहाँ पे अगर सिलेबस वाइज अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो काफ़ी, इसी को छः महीने पूरे पढ़ाते हैं, बट मैं आपको काफ़ी कम टाइम में कवर करके दे दूंगा। एंड इसके अलावा फिर ये बायोलॉजिकल सिस्टम है, ये काफ़ी आप रिलेट करोगे आप अपने बायो के पेपर से। एंड बात करें थोड़ा प्रैक्टिकल्स को भी देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकल्स इसमें एज सच कुछ नहीं है। मेरा सबसे पहले यूट्यूब का जो वीडियो है वो टाइट्रेशन पे ही था एंड इस सेमेस्टर आप यहाँ पे देख रहे हो कि टाइट्रेशन ही करने हैं। मोस्टली आपके टाइट्रेशन करने हैं, रिडॉक्स टाइट्रेशन। एंड ये भी एग्ज़ाम में आता है, आपको कोई एक टाइट्रेशन दिया जाएगा। एंड ये आप देख रहे हो क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, जहाँ पे मेटल्स के मिक्सचर को सेपरेट करनी है तो वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखो कॉपर, कैडमियम, निकल, कॉपर, तो इसकी सॉल्यूशन होती है, उसी को हम क्रोमेटोग्राफी पे सेपरेट करते हैं। तो इसकी लैब आप मत छोड़ें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एंड टाइट्रेशन आप कोई भी एक कर लोगे तो आपको कोई भी अदर टाइट्रेशन वाली आएगी तो सिमिलर मेथड होती है, उसी तरीके से करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। एंड एक और चीज़ मैं बता दूं कि आप किस तरीके से मेरा मटेरियल ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम मटेरियल देखते हैं, फिर हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से मेरे से मटेरियल की एक्सेस ले सकते हैं। तो ये यूनिट 1 की मेरी नोट्स हैं, पीडीएफ आप कह सकते हो। मेरी क्लास की भी नोट्स है जिससे कि मैंने लेक्चर ली है। एंड मेरी क्लास की जो जिन्होंने पढ़ाया था, जिन प्रोफेसर ने इनऑर्गेनिक मुझे पढ़ाया था, वो उनका इनऑर्गेनिक में पीएचडी था एंड वो यूएसए से पीएचडी करके आई थी। तो जो रामजस कॉलेज के हैं वो जानते होंगे क्योंकि इनऑर्गेनिक में वही प्रोफेसर जनरली अलॉट होते हैं। उनका नाम है शशि कला। तो एक बार ऑनर्स को पढ़ाते टाइम उनके हाथ भी इंजर्ड हो गए थे लैब में। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आयनिक ये बॉन्डिंग का पूरा मैंने कवर किया है इस नोट्स में, जहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका पीवाईक्यू है जो कि पूछा गया है 2025 का। तो कई लोग यहाँ पे आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आप सिलेबस पढ़ोगे तो ये, अगर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये थियोरेटिकल, तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे प्रिडिक्ट करना टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, शेप ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो यहाँ पे आपको कम ही थ्योरी वाले मिलेंगे पोर्शन लिखने को, क्योंकि यहाँ पे सारे उसी तरीके के हैं। एंड
यहाँ पे बॉर्न हाइबर साइकिल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो ये क्वेश्चन आती ही आती है 5 नंबर में, एंड काफ़ी सिंपल होती है। सिर्फ आपको थ्योरी किस में मिलेगा, यूनिट 2 से ही आएगा। जैसे यहाँ पर कैल्शियम हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग हाउ, एंड मेनली यहाँ पे स्ट्रक्चर भी आपको ड्रॉ करने के लिए आ सकती है। देन मोस्टली क्वेश्चन अगर आप देखोगे वो थोड़ा कैलकुलेट, ये लैटिस एनर्जी से पूछा गया है। तो आई होप आपने देख लिया होगा, कई लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कर दिए होंगे। तो डोंट वरी, मैं अपना फ़ोल्डर आपको दिखाऊंगा जहाँ पे मैंने ये जो यहाँ पे तो मैंने कटिंग लगा दी है, लेकिन वहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में है जहाँ पे मैंने ये रखा है। ये मैं दिखा ही देता हूँ आपको। तो केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग का ये बेसिकली पीवाईक्यू है। ओके, तो ये आप देख सकते हो। तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो भी आप जब मटेरियल बाय करोगे तो आपको पूरा केमिस्ट्री का जो सिलेबस का मैंने पीडीएफ दिखाया था, ये भी मैं उसमें आपको अटैच कर दूंगा, जिससे कि आपको सिलेबस का भी ध्यान रहे पढ़ते टाइम। एंड बाकी तो मेरे नोट्स होंगे ही। ठीक है, सबसे पहले ये तो आयनिक का हो गया, एंड इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये कोवेलेंट का मेरा नोट्स है। काफ़ी इन डिटेल है, हर एक टॉपिक कवर है। एंड मैं अगर बात करूँ 100 में से 98 जो स्टूडेंट्स हैं वो इसी नोट्स को परचेज़ करते हैं, मतलब मांगते हैं। लेकिन 2% ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हैंड रिटन वाला भी आप मुझे नोट्स प्रोवाइड करा दो, तो मैं वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। जो कि मुझे जब मैं सेमेस्टर 2 में था तो मेरे प्रोफेसर ने मुझे पढ़ाया था, एंड मैं क्लासेस में काफ़ी रेगुलर रहता था। बट मैं फिर भी कहूँ तो सारा कुछ कवर नहीं हो पाता है क्लासेस में। उन्होंने यूनिट 2 को सिर्फ एक दिन में कवर कर दिया था, तो समझ ही सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था, एंड कई चीज़ों को उन्होंने छोड़ा था, बस मेन मेन पॉइंट को ही डिस्कस किया था। अब यूनिट 2 में आपको दिखाता हूँ। तो ये यूनिट 2 का मेरा नोट्स है। तो मेरा नोट्स ऐसा है कि मैं एक लाइन बोलता हूँ जहाँ पर लोग हंसते हैं कि मतलब ये गधा भी पढ़ के समझ जाएगा। इस तरीके का मेरा नोट्स मैं प्रिपेयर करता हूँ। तो अब मूव करते हैं, अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ओके, हाँ, तो मैं बता दूं कि अगर लाइक केमिस्ट्री पूरा सेमेस्टर की नोट्स चाहिए, मतलब इस सेमेस्टर सेमेस्टर 2 की, तो मैं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट दूंगा आपको, एंड उसी फॉर्मेट में आपको मैसेज करना पड़ेगा। मैं कमेंट में आपको वहाँ पे फॉर्मेट मेंशन कर दूंगा, एंड प्राइजेस वहाँ पे लिखी रहेगी। एंड वो पूरा फॉर्मेट आपको जस्ट मतलब कॉपी पेस्ट करके मेरे व्हाट्सएप, जो कि नंबर में मेंशन कर दूंगा, उस पर आपको मैसेज करना पड़ेगा। देन सीन होते हैं मैं आपको ओके लिख के आपको पेमेंट के लिए यूपीआई भेजूंगा, एंड जो अमाउंट मेंशन है वो आप पेमेंट करोगे, एंड उसके बाद स्क्रीनशॉट मुझे भेजोगे, एंड देन फिर ईमेल आईडी आप अपना भेजोगे। उसके बाद आपको ये जिस तरीके से आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये पीडीएफ, ये आपके फ़ोन, टैबलेट या लैपटॉप में दिखना स्टार्ट हो जाएगा, सारे यूनिट का, केमिस्ट्री का। ठीक है, अब ये नोट्स को पढ़ना कैसे है, एंड किन जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक एक करके थोड़ा हम देखते हैं। ठीक, सबसे पहले आयनिक बॉन्डिंग है। इसमें आपसे पूछ सकते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड, कैरेक्टर्स पूछ सकते हैं, एंड ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जस्ट एक बार रीड आउट कर लेना। मैं आपको एक बार डिस्कस कर ही देता हूँ, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि पढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक बॉन्डिंग, जिसमें डेफिनेशन क्या है, आयनिक बॉन्डिंग में होती क्या है। तो आयनिक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। यूजुअली अगर हम देखें तो यहाँ पे नॉन मेटल के बीच में, मतलब कैटायन एंड आयन के बीच में होती है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ते हैं आपस में। देन आयनिक बॉन्ड बनाने की भी कंडीशन होती है। तो इसमें सबसे पहला कंडीशन ये है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो ज़्यादा होनी चाहिए। देन मेटल की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होना चाहिए।
देन फिर नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए, सिस्टम की ओवरऑल लैटिस एनर्जी हाई होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे आपको हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट, मेनली आपकी जो पोलर सॉल्वेंट हम लेते हैं वो वाटर होती है। तो इसके यहाँ पे कुछ फीचर्स लिखे गए हैं जो कि आप पढ़ोगे। एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, जहाँ पर एक्वस या मोल्टन स्टेज में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास होती है। तो आयनिक सॉल्वेंट का अगर हम एग्जांपल की बात करें तो NaCl, KBr या CF2 आ गए। ब्रिटल एंड क्रिस्टलाइन नेचर होती है, या फिर कह सकते हो हार्ड या ब्रिटल नेचर होती है। हार्ड मतलब कठोर होती है लेकिन वो टूट जाती है आसानी से। देन नॉन डायरेक्शनली नेचर ऑफ आयनिक बॉन्ड होते हैं, यानी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। देन इसके बाद हल्की फुल्की यहाँ पे मैंने जैसे चार्जेस वगैरह है उसकी यहाँ पे न्यूमेरिकल भी लगा दी है। एंड आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग में डिफरेंस ये काफ़ी पूछते हैं। एंड इसके बाद लैटिस इंथैल्पी, ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लैटिस इंथैल्पी होती क्या है? तो लैटिस इंथैल्पी वो एनर्जी होती है जिसमें कि गैसेस जो आयन है वो मिलकर एक मोल ऑफ आयनिक सॉलिड बनाते हैं, एंड उससे जो एनर्जी निकलती है उसी को हम लैटिस इंथैल्पी कहते हैं। एंड इसके भी अगर हम बात करें तो फैक्टर अफेक्टिंग, जैसे चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपकी लैटिस इंथैल्पी होगी। साइज़ होती है, जहाँ पे उसकी जितनी आयनिक जो साइज़ है और रेडियस है वो छोटी जितनी होगी उतना ज़्यादा आपकी लैटिस इंथैल्पी वो हाई होती है। तो ये सब आप खुद पढ़ लेना। एंड मैं आप जस्ट आपको टॉपिक दिखा रहा हूँ कि आयनिक में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि कोवेलेंट में सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अब मूव करते हैं हम बॉर्न लैंड इक्वेशन। तो ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको, ये फार्मूला आप देख रहे हो, इसको आपको रट के जाना है। एंड यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है एन मींस एवोगाड्रो नंबर, जो कि इसकी वैल्यू 6.022 10⁻23। जस्ट ये यहाँ पे डेरिवेशन नहीं पूछेंगे। एंड आपके सिलेबस में भी पर्टिकुलर मेंशन है कि नो डेरिवेशन, तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। डेरिवेशन हालांकि क्लास में कराते हैं लेकिन यहाँ पे ज़रूरत है ही नहीं, तो क्यों हम एक्स्ट्रा पढ़ें, एफर्ट करें। तो यहाँ पे एन एवोगाड्रो नंबर, एम जो होती है वो आप यहाँ पे मॉडलन कांस्टेंट होती है। जेड प्लस जेड माइनस आपके चार्जेस हो गए, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। एंड एप्सिलॉन आर नोट जो होती है, आर नोट यहाँ पे मैंने मेंशन किया होगा कि इंटर आयनिक डिस्टेंस आर नोट होती है। एंड तो ये जस्ट, एंड एन जो है वो बॉर्न एक्सपोनेंट। तो ये जो आप फार्मूला देख रहे हो जस्ट आपको याद करके जाना है। ये डायरेक्टली इक्वेशन भी पूछ देते हैं या फिर वैल्यूज देके आपको फाइंड आउट करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। एंड इस जो आयनिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बॉर्न हैबर साइकिल। इसको आप कोई भी कंडीशन में नहीं छोड़ के जा सकते, इसको एकदम बिल्कुल रट के जाना है। एंड ये आती ही आती है। तो बॉर्न हैबर साइकिल की अगर हम बात करें तो बॉर्न हैबर एक काइंड ऑफ एनर्जी साइकिल होती है जहाँ पे स्टेप वाइज फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड को एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसके स्टेप्स में अगर हम बात करें तो सब्लिमेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंड लैटिस एंथैल्पी, यही सब होती है। ये बिल्कुल यहाँ पे ये वाला आप जरूर याद रखना कि अगर सोडियम है वो फर्दर सॉलिड से गैस में बनती है तो सब्लिमेशन एनर्जी रिलीज होती है। गैस से अगर Na+ चार्ज में तो आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसी तरीके से आपको ये याद रखना है। मैंने आगे के जो वीडियो है, लेक्चर है, मैंने जब अपना नोट्स पढ़ाया है तो उसमें काफ़ी अच्छे से बॉर्न हैबर साइकिल को एक्सप्लेन किया। यहाँ पे जस्ट मैं आपको अपना मटेरियल शो कर रहा हूँ जो कि काफ़ी मतलब मेरा मटेरियल खुद का, ये किसी प्रोफेसर का नहीं है। एंड ये आपका बॉर्न हैबर साइकिल का इक्वेशन है जो कि रट के जाना है आपको। जस्ट आपको वैल्यू पुटअप करना है एंड डेल एच एफ का निकालना है, जिसमें कैलकुलेट करने के लिए वो पूछते हैं। एंड सबसे ज़्यादा सोडियम NaCl का आता है, जो कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लगा दिए हैं विथ वैल्यूज़। एक बार आप देखोगे आपको आ जाएगी चीज़ें। एंड थोड़ा सा ये आप ध्यान रखना, पोलराइजिंग पावर एंड पोलरिजिबिलिटी, फजांस रूल्स, बस रूल्स थोड़ा आप देख लेना यहाँ पे। चलो, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो मैं जस्ट आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे VBT का आप थोड़ा पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद है टाइप ऑफ ओवरलैप, ये नहीं पूछेंगे। लिमिटेशन ऑफ VBT काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछते हैं वो। थ्योरेटिकल एक ऐसी यही चीज़ होती है जो कि मेनली पूछा जाता है। फिर हाइब्रिडाइजेशन आप थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर मैंने यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन लगाया होगा यहाँ पे, ये कंपेरिजन ऑफ VSPR ज्योमेट्री, VSPR थ्योरी इंपॉर्टेंट है। फिर MOT इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है।
तो इसमें थोड़ा आप ध्यान रखना, आपके बॉन्ड हैवर साइकिल एंड जो बॉन्ड लैंड इक्वेशन है वो पूछ सकते हैं। एंड यूनिट टू कोवेलेंट बॉन्ड में थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसमें तो पूरा थ्योरेटिकल ही रहने वाली है, इसमें क्या ही मैं डिस्कस करूँ आपका। तो इसमें टॉक्सिसिटी ऑफ मेटल्स आपसे पूछ सकते हैं, जो आपको मेटल्स हैं उनके फंक्शंस पूछ सकते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम का फंक्शन एंड कैल्शियम या एफी का फंक्शन, रोल ऑफ मैग्नीशियम एंड एक्सेस या फिर डिफिशेंसी होती है ट्रेस एलिमेंट का, तो क्या उनके लाइक एफी का डिफिशेंसी होने से आपके एनीमिया हो सकती है, कॉपर डिफिशेंसी से आपके एनीमिया, जिंक जो कि ग्रोथ रिटार्डेशन कराती है, एंड आयोडीन वगैरह सब कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। ठीक है, तो बस यही था। एंड इसके बाद मैं अपना जो क्लास का नोट्स है उसका मैं लेक्चर लगा दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पढ़ाया था यूट्यूब पे, तो उतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि पूरा इन डिटेल। हालांकि मैं आपके एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले मैं लगा दूंगा वन शॉट वीडियो, जो सेम मटेरियल का, इसी मटेरियल को मैं पढ़ा के मतलब एक एक लाइन पढ़ा के आपको समझा के वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। बट अभी के लिए सिर्फ मैंने आपको मटेरियल पूरा दिखा दिया है, आप मुझसे ले सकते हैं, आप अपने इंटरनल एग्ज़ाम्स के लिए या फिर मतलब प्रिपरेशन कर लिए। एंड कई लोगों के लिए मटेरियल इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो लाइक कह रहे थे कि मैं काफ़ी दूर से ट्रैवल करता हूँ, सिर्फ थ्योरी क्लासेस के लिए अगर उनकी लगी है केमिस्ट्री का, तो उतना पॉसिबल नहीं होता, तो कोई ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि इतना इनफ है जो मैं आपको दे दिया, बस उसी को आप लिख के आओ, कहीं भी आपके नंबर नहीं कटेंगे, फुल में फुल मार्क्स आपको आ जाएंगे ईजिली। सो ये सबके लिए है। थोड़ा सा मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी लाइक जो कभी क्लास नहीं जाते वो भी आपके बराबर ही खड़े होंगे, जो रेगुलर स्टूडेंट होंगे बराबर। बट ठीक है, आप भी ले सकते हैं मटेरियल, एंड आप बाकी की एक्टिविटी कर सकते हैं कॉलेजेस में, लाइक सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर लाइब्रेरी में डिफरेंट बुक्स पढ़ सकते हैं। मुझे तो लाइब्रेरी में मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट का बुक्स काफ़ी मैं पढ़ता था, एंड यही ऐसे एंड क्लासेस गया था शुरुआत में, मैं तो गया था फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर काफ़ी गया हूँ क्लासेस। तो यही था। एंड कोई भी लाइक किसी को भी कुछ और भी डाउट होगी तो यूट्यूब पे वो कमेंट कर दे, रैदर देन कि आप व्हाट्सएप पे मत लिखें अपने, क्योंकि वहाँ पे मैं कम ही रिप्लाई कर पाऊँगा, क्योंकि खुद मैं इस सेमेस्टर काफ़ी बिजी हूँ। एंड उसी फॉर्मेट में आप मुझे मैसेज करेंगे, तभी मैं उस पर रिस्पॉन्स भी दे पाऊँगा। एंड बाकी की और चीज़ें, कई लोग फालतू के मैसेज करते रहते हैं, इवन वो लेने वाले होते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक इसलिए पर्टिकुलर फॉर्मेट में मैसेज करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर रेफ़र करें, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं से मटेरियल ज़रूर परचेस करेंगे, तो वाई नॉट कि आप मेरे बारे में बताएं, क्योंकि इससे क्या है कि लाइक मैं प्राइजेस काफ़ी लो रखूँगा आपके लिए, जिससे कि ज़्यादा लोग ले सके, ज़्यादा लोग रीच करते हैं, तो प्राइजेस में हाइप नहीं करता, उसको काफ़ी अफोर्डेबल रखता हूँ कि सभी को ले सकें। सो मेरा वीडियो यहाँ तक था, बाकी आगे का मैं लेक्चर आपको लगा दूंगा। एंड जिसको भी बॉन्ड हाइबर साइकिल ये सब समझना हो अच्छे से, या फिर 2024 की प्रीवियस ईयर की वाईक्यू भी मैंने उसमें डिस्कस किया अपने नोट्स से, एंड उसके अलावा यूनिट 2 भी मैंने लगा दिया है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। एंड बाकी सारी चीज़ें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक इवन कमेंट सेक्शन में भी मैंशन कर दूंगा। सो थैंक यू। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग बिहार टू ड्यू। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, जो आपके सेमेस्टर 2 केमिस्ट्री थ्योरी पेपर का पार्ट है। तो ऑलरेडी मैंने यूनिट 2 अपलोड कर दिया, आप उसे जाके देख सकते हैं, एंड वो काफ़ी थ्योरेटिकल पोर्शन होती है, तो वहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो स्कोर करना भी ईजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू यूनिट 1। तो यूनिट 1 भी आपका आसान है। एंड एक और चीज़ कि एंड ऑफ द वीडियो में प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, जिसमें से आपको ऑप्शन दी जाती है कि आउट ऑफ 6 आपको 4 बनाने होते हैं, लेकिन मैं 6 के 6 डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि वो रिपीट होते हैं क्वेश्चन इसमें सेमेस्टर के एग्जाम में। तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ना स्टार्ट करूँगा। ये जो आप नोट्स देख रहे हैं ना, ये मैंने क्लास में बनाया था, और जो मैम पढ़ाई थी वो इनऑर्गेनिक में PhD कर रखी थी US से, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा नोट्स बनवाया था। तो मैं पूरा इन डिटेल नहीं पढ़ने वाला हूँ, जल्दी जल्दी में सिर्फ बताने वाला हूँ कि इसका मतलब क्या होता है एंड इसका मतलब क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग मीन्स होती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट होल्ड्स एटम टुगेदर। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है जो कि एटम को अब मतलब होल्ड करने का काम करता है। देन कोई भी जो एटम होगा वो क्या करेगा कि उसको मतलब एक स्टेबल चाहिए, मतलब स्टेबिलिटी चाहिए, तो इसके लिए वो क्या करेगा कि ईच एटम एक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इज अ नोबेल गैस स्ट्रक्चर। तो आप जानते हो कि जो सबसे ज़्यादा स्टेबल एटम्स है वो नोबेल गैस वाले होते हैं, एटम्स होते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो आपको बेसिकली जो बॉन्ड्स हैं एटम में अटेन अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन 3 डिफरेंट फेजेस। तो 3 तरीके से आपका हम कह सकते हैं कि बॉन्ड्स अब होते हैं, जहाँ पर वो स्टेबिलिटी के अनुसार डिफ्रेंशिएट किए गए हैं।
जैसे सबसे पहला आपका आता है कि बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, लूज़ करके आप एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो, या फिर गेन करके इलेक्ट्रॉन को बना सकते हो, या शेयर करके बना सकते हो। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझेंगे, जैसे कि बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम क्या है कि Na+ है, लेकिन अगर इसका नियरेस्ट अगर देखोगे सबसे स्टेबल नोबेल गैस तो नियॉन होती है, जो कि जिसका 10 होता है एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करेगा तभी तो वो अचीव कर पाएगा। तो ये फर्स्ट वाला फॉलो कर रहा है कि एक बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर लूज़ कर रहा है। देन कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सिमिलरली ये भी फॉलो करती है, जहाँ पर कोई लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन, कोई गेन करेगा, या फिर कोई शेयर करके खुद को स्टेबल करेगा। देन अब हम आते हैं 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड में फाउंड डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इन द एटम इन्वॉल्व्ड। तो यहाँ पे आप देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो आयनिक बॉन्ड होती है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मेटालिक बॉन्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। देन ये हमारा नेक्स्ट पेज है जहाँ पे आयनिक बॉन्ड का इन डिटेल दिया गया है, बेसिकली एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है। यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे होंगे सोडियम का, जिसमें एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1 होगा। तो इसको अगर जोड़ोगे तो 11 हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन बेसिकली लूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे 10 हो जा रहा है, 1s2 2s2 2p6 यानी 6 2 8 एंड 10। तो 10 क्या हो गया, नियॉन, एंड ये क्या होता है, स्टेबल होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ये। सिमिलरली आपका क्लोरीन का होता है कॉन्फ़िगरेशन, तो एटलीस्ट मैं समझूंगा कि आपको लिखना आता होगा। अगर नहीं भी आप भूल भी गए होंगे ना, तो आपको ज़्यादा नहीं, आर्गन तक याद रखना है 18, कैल्शियम तक बेसिकली नॉर्मली 20 तक तो याद ही रख सकते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ऐसा करके याद रख सकते हैं, 4s2 फिर आएगा। तो यहाँ पे क्लोरीन 17 होती है एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 10 हो गए हैं, एंड 3s2 एंड 3p5 यानी 7 हो गए हैं, तो 17 टोटल हो गए। तो अब इसे क्या करना है कि इसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। तो ये क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन बेसिकली गेन करेगा, गेन करके ये आर्गन बनाएगा। आर्गन एक हम हेलोजन एटम है, तो क्या है कि स्टेबल होता है। तो आर्गन यहाँ पर टोटल इसके 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं क्लोराइड आयन में। सिमिलरली अगर शेयर वाला आप देखो तो MgF2 का एग्जांपल है, जहाँ पर F जो फ्लोरीन है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये Mg से उठा लेगा, आप F2 दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और स्टेबल बना लेगा ये। देन अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक स्ट्रक्चर, जहाँ पे सबसे पहला प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड टू हैव अ वेरी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो जब आयनिक कंपाउंड सॉलिड में होती है तो उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो काफ़ी मतलब लो होती है, लेकिन जैसे ही ये मोल्टन फॉर्म में जाती है तो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इसमें अब इलेक्ट्रॉन्स है ना वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो कंडक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाती है। देन सेकंड पॉइंट है कि यहाँ पे आयनिक कंपाउंड टेंड टू हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। आयनिक बॉन्ड्स आर यूजुअली क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड दे आर ओनली ओमनिक डायरेक्शन। तो ये रैंडम मूवमेंट भी करती है और इसके मेल्टिंग पॉइंट है ना कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है आयनिक बॉन्ड का। और यहाँ पर एक और थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगा कि ये पॉइंट है कि आयनिक कंपाउंड यूजुअली वेरी हार्ड होते हैं बट ब्रिटल सब्सटेंस होते हैं। मीन्स कि ये हार्ड तो है पर ये इसे ईजिली काटा जा सकता है। देन आयनिक कंपाउंड इज ऑफन सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं एंड विथ हाई परमेबिलिटी द एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन टू चार्जेस पार्टिकल। ये आपका बेसिकली ये निकालने का दिया है, चार्ज निकालने का। तो ये Q + Q - 4πr एप्सिलॉन, ये आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है उसमें, फिजिक्स में भी। देन एप्सिलॉन परमेबिलिटी होती है, एप्सिलॉन नॉट, एक कम ही पूछा जाएगा, मुझे नहीं लगता ये पूछा भी जाएगा। देन हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लैटिस एनर्जी, लैटिस एंथैल्पी, इसमें वो डेफिनेशन पूछ सकते हैं। देन लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए वो पूछेंगे, तो ये हम बॉर्न हाइबर साइकिल में देखेंगे कि लैटिस एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो लैटिस एनर्जी होती क्या है, लैटिस एनर्जी इसे U से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल U ऑफ ए क्रिस्टल इज़ वेरी क्रिस्टल इज़ द एनर्जी इन्वॉल्व व्हेन 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द क्रिस्टल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम गैसियस आयन। मैं समझाता हूँ, जैसे ये एग्जांपल है जहाँ पर 1 ग्राम क्रिस्टल बनाने के लिए यहाँ पर देखो 2 मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस लग रहे हैं, गैसेस को जोड़कर मतलब वो क्रिस्टल की फॉर्मेशन कर रही है। इसमें जो एनर्जी लगती है उसी को हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। एंड वापस भी तो इसको तोड़ना है ना, अगर इसको तोड़ के वापस से गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उसे लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। मतलब गैस से अगर क्रिस्टल बन रहा है तो वहाँ पर लैटिस एनर्जी लगेगा, अगर क्रिस्टल से तोड़कर गैस बन रही है तो लैटिस एंथैल्पी होगी। मतलब सिंपल वे में है। लैटिस एनर्जी ऑल्सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अपार्ट आयनिक कंपाउंड। देखो यही बोल रहा है कि यहाँ पर आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए इनटू गैसियस आयन में, तो इससे वेयर एज लैटिस एंथैल्पी इज द मेजर ऑफ द एनर्जी चेंजेस दैट अकर व्हेन इन द आयनिक कंपाउंड टू फाउंड फ्रॉम इट्स कंपोनेंट आयन। तो यही है आपकी लैटिस एनर्जी के लिए, मतलब जितने क्रिस्टल्स बन रहे हैं गैसेस को जोड़ के उसको उसमें लैटिस एनर्जी लगेंगे, वापस इसे तोड़ने के लिए लैटिस एंथैल्पी लेंगे, यानी एनर्जी चेंज को हम बेसिकली कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। देन ये नेक्स्ट पेज है जहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, ये
ये जो फार्मूला हम कह सकते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये आपको पूछा जाएगा, मैं प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन में आया हुआ है प्रीवियस सेमेस्टर में, जहाँ पे मैं वहाँ पर डिस्कस करूँगा ये वाला चीज़। तो इसको बस अभी के लिए ये याद रख लो कि एन नॉट एवोगाड्रो नंबर होती है, ए जो मेंडलिंग कांस्टेंट होती है ये फिक्स्ड रहेगा, जेड प्लस जेड माइनस ए, फिर चार्जेस हो गए कटायन एनायन के, एंड ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज हो गया, एंड बाई आर, आर डिस्टेंस होती है। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारा पेज है, वहाँ पर पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी फजांस रूल्स के बारे में बताया गया है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ही थ्योरी है, तो मैं सब कुछ डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। जिसको पर्टिकुलरली पीडीएफ चाहिए होगा वो आप मेरे चैनल पर जाओगे तो वहाँ पर मैंने नंबर मेंशन किया है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सअप नंबर, तो वहाँ से मैं अगर आप मुझे मैसेज करोगे मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूँगा। बहुत यूनिट का मैं सेंड कर दूँगा, लेकिन मैं कहूँगा कि आप वीडियो को एटलीस्ट पूरा देखो, क्योंकि तभी आपको मेरी ये नोट्स भी समझ में आएंगे। तो इसमें मैं पर्टिकुलरली जो स्पेशल पॉइंट है जिससे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे लास्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि जनरली द पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेज एज ए आयन बिकम स्मॉलर एंड मोर हाईली चार्ज्ड, यानी जो आयन जितने ज़्यादा चार्ज्ड होंगे उसकी पोलराइजिंग पावर उतना ज़्यादा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि M+, M+2 एंड M3+ है, तो इसमें जितनी ज़्यादा चार्जेस बढ़ रही है उतना ज़्यादा इसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ रही है। देन द पोलराइजेबिलिटी ऑफ नेगेटिव आयन इज़ ग्रेटर देन द पॉजिटिव आयन, यानी कहीं पर भी अगर नेगेटिव आयन होगा तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव आयन वाले का। अब हम आते हैं फजांस रूल्स का, यहाँ पे कुछ 4 रूल्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये सब पूरे लिखे हैं ना, लेकिन ये साइड वाला चीज़ आप याद रखना, जिसमें स्मॉल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज आयन फेवर्स कोवेलेंसी इन ए स्मॉल आयन present positive charge is concentrated over a small area. This makes the ion highly polarizing and very good in distorting the negative ions. तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर स्मॉल आयन है एंड उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो कोवेलेंसी को फेवर करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है ए लार्ज नेगेटिव आयन फेवर्स कोवेलेंसी, यानी कोई लार्ज नेगेटिव चार्ज वाला आयन्स है तो वो कोवेलेंसी को फेवर करेगा। देन हाई चार्जेस इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि जितनी ज़्यादा चार्जेस होगी उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होती है। देन फोर्थ पॉइंट है पोलराइजेशन एंड कोवेलेंसी इज़ फेवर्ड इफ़ द पॉजिटिव आयन डज नॉट हैव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ एलिमेंट्स का नाम है ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट, लैंथेनाइड वगैरह हैं, तो ये पोलराइजिंग एंड कोवेलेंसी दोनों को फेवर करती है। सो ये सब चीज़ें हो गई जहाँ पे अभी तक मेन मुद्दे आती हैं। ये आपका बॉर्न हाइबर साइकिल, जो कि मैं आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है उसमें सीजियम क्लोराइड का, वहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा इसको, बॉर्न हाइबर साइकिल को इन डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ। तो अभी आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या सिलेबस में आपका वो देखते हैं। नेक्स्ट पेज है अब कोवेलेंट कैरेक्टर इन प्रीडोमिनेंटली आयनिक बॉन्ड्स। इसमें भी देखो आप कितनी थ्योरीज हैं, कुछ काम का नहीं है यहाँ पे, मैं सीधा आपके काम की बात करता हूँ। पोलराइजिंग इफेक्ट, जहाँ पर हाई चार्ज एंड स्मॉल साइज़ वाले होंगे तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। देन ओके, हाई चार्ज एंड लार्ज साइज ऑफ एन आयन की बात की गई है यहाँ पे। तो ये सब पूरा थ्योरी पार्ट है जो आपका कुछ पूछा नहीं जाएगा। मैं डायरेक्टली आपका आता हूँ। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जहाँ पर आप देख लो हाइब्रिडाइजेशन मीन्स होती क्या है कि मिक्सिंग ऑफ सबसेल कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे आप देखो ऑर्बिट में ऑर्बिट n = 1 2 3 वगैरह होगा, देन ऑर्बिटल sp_df होगा, एंड यहाँ पे इसका जो शेप होता है स्फेरिकल होगा, एंड p डबल शेप्ड होती है, d डबल होगा, एंड यहाँ पे आप देखोगे जो px होती है वो एक्सिस पे है, py एक्सिस पे है, pz एक्सिस पे है, pxy आप देखो बिटवीन द एक्सिस है, pyz pzx ये सब, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, ये सब कुछ आएगा नहीं आपका ये सब बनाने के लिए फालतू का। यहाँ पर साइलेंट फीचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये भी मैं आपको प्रीवियस ईयर वाले में मैंने लिख रखा है, वो वहाँ पे डिस्कस कर दूँगा आपका। तो यहाँ पर एज सच अब कुछ बचा नहीं है। यहाँ पे शेप टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाँ इसे आप देख लो कि क्या है। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया, जहाँ पे एक्सियल हेड ऑन कोलिजन होती है, जहाँ पे S जो स्फेरिकल है एंड p डबल शेप्ड होती है। तो इस तरीके से आपका कुछ बनेगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन ट्रायंगुलर प्लेनर होती है, ये देख लो S px py
sp2 बना रही है s and p2 ट्रायंगुलर प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन। देन sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल। sp3 यहाँ पे आप देखो sp3 px py pz sp3 बन रही है। ये सब खाली मतलब फॉर्मेलिटी के लिए है, कुछ आएगा नहीं है। आपका मेन मुद्दे वाली बात अब स्टार्ट होगी। यहाँ से आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होती है। अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन आते हैं, 4 बनाने होते हैं, लेकिन मैं 6 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करूँगा। सबसे इंपॉर्टेंट होती है बॉर्न-हाइब्रिड साइकिल, हर बार पूछी जाती है। सिंपल वे में समझाऊंगा, कैलकुलेट करके आपको आना है वहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं बॉर्न-हाइब्रिड साइकिल। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा जहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है इसका लैटिस एनर्जी, एक कैलकुलेट करना। आपको कुछ डाटा दे दिए जाएंगे एंड उसको फिर कैलकुलेट करना है। तो किस तरीके से आप स्टेप्स लोगे यहाँ पे, तो सबसे पहले कुछ स्टेप्स है बॉर्न-हाइब्रिड साइकिल का, तो उसे पहले समझते हैं। इसको 5 स्टेप्स में बेसिकली डिवाइड की गई है, जहाँ पे सबसे पहला आता है सब्लिमेशन ऑफ सीजियम। तो यहाँ पे क्या है कि सीजियम क्लोराइड हमने लिया, मान लो, तो पहले एक एक एटम करके लेंगे। सब्लिमेशन में क्या होगा कि सीजियम सॉलिड में है तो इसे पहले गैस में कन्वर्ट करेंगे, तो इसी को हम सब्लिमेशन कहते हैं डेल्टा एच सब्लिमेशन। सॉलिड से गैस बनने को कहते हैं। देन आयोनाइजेशन ऑफ एनर्जी, जहाँ पर गैस है पर यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन हम लूज़ करवाएंगे यहाँ पे, तो जो एनर्जी लगती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी उसे कहते हैं। देन डिसोसिएशन ऑफ क्लोराइड, यहाँ पर क्लोराइड है एंड इसे एक और इलेक्ट्रॉन देख के ये यहाँ पे हाफ डी यानी डिसोसिएशन एनर्जी होगी यहाँ पे। देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन, जहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन इसे देंगे, Cl नेगेटिव हम बनाएंगे यहाँ पे, आप देखो। देन लैटिस एनर्जी होती है जो आपको कैलकुलेट करना है, जिसे कैपिटल यू से लिखते हैं, सीजियम प्लस क्लोरीन माइनस एंड CCl सॉलिड बनेगा आपका। तो ये बेसिकली 5 चीज़ें हैं ना, वो एक स्टेप्स है। ये स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि सबसे पहले सब्लिमेशन एनर्जी होती है, देन उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, देन हाफ डी होगा आपका डिसोसिएशन एनर्जी हम बोलेंगे, देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है EA, एंड उसके बाद आपकी लैटिस एनर्जी होती है। इसके अलावा भी आपका डेल्टा HF होता है, जिसे इंथैल्पी फॉर्मेशन कहते हैं, यानी ओवरऑल एनर्जी को हम कहते हैं। तो यहाँ पे बॉर्न-हाइब्रिड साइकिल का एक इक्वेशन होता है, तो आप इसको ऐसे याद रखो, डेल्टा HF इक्वल टू डेल्टा H सब्लिमेशन I प्लस हाफ D प्लस EA प्लस U। सबका मतलब आप जानते हो, ये इंथैल्पी फॉर्मेशन हो गया आपका, ये सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड लैटिस एनर्जी आपका हो गया। ये आपको याद रखना है। आपको जब क्वेश्चन आए तो ये लिखो सबसे पहले, एंड ये फॉर्मेट को आपको याद रखना है। जैसे कि सबसे पहले क्या हुआ कि यहाँ पे सीजियम है तो सॉलिड से गैस बन रही है, तो कौन सा एनर्जी यहाँ पर बेसिकली निकलता है, तो सब्लिमेशन एनर्जी निकलता है, ये देते हैं जो भी। फिर उसके बाद सेकेंड में आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, जिसमें सीजियम क्लोराइड से सीजियम प्लस बनता है। तो ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये जो डाटा दे रखा है ना, वो बेसिकली यहाँ पे आप देखो सीजियम क्लोराइड से सीजियम गैस बन रही है, तो ये डाटा जो दे रखा है ये आपको पता करना है कि क्या है। तो आप इस फॉर्मेट से जो स्टेप्स है ना, उसी से जान सकते हो कि ये क्या है। तो सबसे पहला स्टेप्स में मैंने सब्लिमेशन पढ़ाया था, तो एक सॉलिड से गैस को सब्लिमेशन एनर्जी है, यानी डेल्टा HS सब्लिमेशन है। देन सीजियम से सीजियम प्लस दूसरा मैंने क्या पढ़ाया था, आप यहाँ पे देखो आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ये हो गया IE आयोनाइजेशन एनर्जी। देन क्लोरीन वाला पढ़ाया था, उसके बाद क्या था डिसोसिएशन, तो ये डेल्टा H डिसोसिएशन हो गया। देन उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी I में ये आपका I हो गया, एंड ये टोटल एनर्जी होती है जो कि डेल्टा HF है, यानी इंथैल्पी फॉर्मेशन है। आपको लैटिस एनर्जी U फाइंड आउट करना है। तो अब आपको मालूम हो गया कि कौन किसका वैल्यू है, सब्लिमेशन यहाँ पे अब लैटिस एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो आप सबको मालूम है, आपको मालूम है कि यहाँ पे कौन किसका डाटा है। तो सबसे पहला आपको डाटा मिल गया सब्लिमेशन एनर्जी, आपको मालूम है, आयोनाइजेशन एनर्जी मालूम है, डिसोसिएशन मालूम है, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देन फाइनल जो होती है वो आपका इंथैल्पी फॉर्मेशन वाले डाटा दे रखा है। तो आपको कितने डाटा हो गए, 5 डाटा मालूम है, एक सिर्फ निकालना है लैटिस इंथैल्पी। तो आप इक्वेशन में पुट करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पर चैलेंज आती है कि आपको डाटा मालूम होनी चाहिए कि कौन किसका है, तभी आप मालूम कर सकते हो। तो यहाँ पे ये इक्वेशन याद रखना आप, डेल्टा HF इक्वल टू डेल्टा H सब्लिमेशन आयोनाइजेशन डिसोसिएशन, हाफ डिसोसिएशन होगा यहाँ पे, फिर इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी सब प्लस में है, फिर लैटिस एनर्जी। तो ये लिख लिए। तो हमें निकालना क्या है, ये निकालना है। तो बाकी तो सॉल्व आप कर ही लोगे, U को इधर लाओगे, इसको उधर भेजोगे तो नेगेटिव में हो जाएगा बाकी चीज़ें। तो बस अब वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू जैसा ही पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन बॉर्न-हाइब्रिड साइकिल भी दिखाना जरूरी है वहाँ पे। तो आप सीजियम एंड क्लोराइड आपको दी गई है, सीजियम क्लोराइड आपका बन रहा है। तो ये मैंने कहा था कि ओवरऑल एनर्जी क्या होता है, इंथैल्पी फॉर्मेशन वाली होती है। यहाँ पर देखो आप
सीजियम से गैस बन रही है, तो मैंने बताया था सबसे पहला स्टेप क्या था, सब्लिमेशन एनर्जी, डेल्टा एच सब्लिमेशन। देन उसके गैस से बाद एक और इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी वहाँ पर देंगे, तो ये यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी लिखेंगे। देन सिमिलरली क्लोरीन का भी हम यही करेंगे, उसे भी तोड़ेंगे। तो सबसे पहले क्लोरीन से क्लोरीन गैस हमने बनाया, तो यहाँ पर डिसोसिएशन लगा, डेल्टा एच डिसोसिएशन। फिर गैस से एक और इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करनी है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगी, एंड टोटल इसको आप करोगे एंड सीजियम क्लोराइड में मिलाओगे, तो ये होती है लैटिस एनर्जी, जो कि यू से हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सिंपल सा साइकिल है, इसे आप ड्रॉ कर सकते हो, चाहे NaCl का है या कुछ का है, सबका सिमिलर स्टेप आएगा। NaCl मान लो सॉलिड में है यहाँ पे, तो Na गैस में बदलो, फिर Na प्लस गैस में बदलो, तो इस तरीके से क्लोराइड है तो क्लोराइड का तो सिमिलर ही होगा, जहाँ पर क्लोरीन गैस, फिर क्लोरीन नेगेटिव, एंड फिर NaCl यहाँ पर सॉलिड, एंड ये हो जाती है लैटिस एनर्जी। तो सिमिलर फॉर्मेट फॉलो करेगा, इसलिए बॉन्ड हाइब्रिड साइकिल में स्टेप्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक बार अगर फिर से आप स्टेप्स देखना चाहो तो फिर से देख लो। सबसे पहले सब्लिमेशन होती है, जहाँ सॉलिड से गैस बनता है, फिर आती है आयोनाइजेशन, आई एनर्जी, जो गैस से सीजियम प्लस बनेगा। फिर डिसोसिएशन होती है, जहाँ पे हम डिसोसिएशन डेल्टा एच डिसोसिएशन कहेंगे, जो हाफ होगा, आप फॉर्मूला में देखोगे तो हाफ था वहाँ। देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी EA, तो इसमें क्या हो रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन लग रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन रख के Cl नेगेटिव हो जा रहा था। देन उसके बाद लैटिस एनर्जी, सीजियम गैस एंड क्लोरीन गैस, सीजियम सॉलिड बना रहा है आपका। तो ये हो गया आपका, ये आपका इक्वेशन हो गया बॉन्ड हाइब्रिड का। बस आपको ये डाटा यहाँ पे जो दी गई है उसको मालूम करना है कि कौन क्या है, एंड ये डाटा यहाँ पे पुट ऑन कर देना है आपको। मेन चैलेंज आपको सब प्लस प्लस दिख रहा होगा, लेकिन ये जो डिसोसिएशन है ना, ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये हाफ से डिवाइड होती है। बाकी मान लो आप फिर भी दो चीज़ें मालूम करना इसमें ज़रूरी है, डेल्टा HF एंड ये डिसोसिएशन वाला, तभी आप सही ये डाटा पुट करके आपका सही रिजल्ट आएगा यहाँ पे। तो ईजी है, हो जाएगा। एक बार आप साइकिल देख लो, सॉलिड से गैस बन रहा था, सब्लिमेशन, गैस से सीजियम पॉजिटिव बन रहा था, आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगा। सिमिलरली क्लोरीन का करते हैं, इसे गैस में कन्वर्ट करेंगे, ये हालांकि गैस में है लेकिन हम 1 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे, तो ये डिसोसिएशन। फिर और इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दोनों को मिला के जोड़ेंगे तो आपका लैटिस एनर्जी बन जाएगा। ये आपका होता ही है सब्लिमेशन ओवरऑल एनर्जी, सॉरी इंथैल्पी वाली एनर्जी, डेल्टा HF। तो यहाँ 5 का आपका वैल्यू दे देगा, 1 का निकालने के लिए बोलेगा, मेनली आपका लैटिस एनर्जी निकालने के लिए वो बोलते हैं। सो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं आपका मेन इंपॉर्टेंट चीज़ था बॉन्ड हाइब्रिड, बाकी आप थ्योरी है। वाई BU2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, तो क्यों नहीं करता, क्योंकि ये बेसिकली स्टेबल नहीं होते हैं अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। फॉर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल इन द फॉलोइंग ऑर्डर। देखो यहाँ पे क्या है कि जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, जिसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, ये तो लिखना आता ही होगा आपको। सिग्मा 1 नहीं भी आता तो आप रट लो कि बेरिलियम का इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पे 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। तो इस तरीके से अगर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स देखोगे तो दोनों में 4 हैं, बाई डिवाइड 2 करेंगे तो 0 आ जाती है, यानी नेट बॉन्ड ऑर्डर है वो 0 हो जाती है। इस कारण ये एग्जिस्ट नहीं करती, BU2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट इन अ स्टेबल फॉर्म। तो यही इसकी एक्सप्लेनेशन है। देन सो नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर इन O2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। तो बेसिकली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, जहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं वो डायमैग्नेटिक होती हैं। देन अब हम आते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द टॉक्सिक एलिमेंट ऑफ PB यानी लेट गिव द रीज़न ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिसिटी, हाउ कैन इट बी ट्रीटेड। तो ये मैंने ऑलरेडी यूनिट 2 में पढ़ाया है, फिर भी मैं बता देता हूँ रीज़न ऑफ टॉक्सिसिटी क्या है। तो यहाँ पे आप जानते हो कि लेड वगैरह अगर उसकी थोड़ी भी डोज ज़्यादा हो जाती है, अगर हमारे बॉडी में चली जाती है, तो ये बेसिकली काफ़ी टॉक्सिक होती है हमारे बॉडी के लिए। जिसमें ये क्या करता है कि आपका जो कैल्शियम सिग्नलिंग है एंड जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करते हैं उन्हें इनहिबिट करने का काम करेगा। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए चिलेशन थेरेपी वगैरह कराते हैं। देन सपोर्टिव केयर एंड रिमूवल फ्रॉम एक्सपोजर, तो ये सब कुछ ट्रीटमेंट है। ये आप ChatGPT भी करोगे तो मैं उतना पढ़ा नहीं रहा, ऑलरेडी काफ़ी लंबी वीडियो ये हो जाएगी, फिर जहाँ पे समझाने का होगा मैं समझा दूंगा आपको। हाँ, ये चीज़ें समझने वाली है, जैसे राइट डाउन द मेन पोस्टुलेट ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मैंने वहाँ पर भी छोड़ा था आपका थ्योरी, जब पढ़ा रहा था मैंने कहा था कि वो प्रीवियस ईयर में आ रखा है, तो वहाँ पर डिस्कस कर दूँगा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती क्या है, इसके क्या पोस्टुलेट्स हैं। तो ये पोस्टुलेट, सबसे पहला पोस्टुलेट है कि एटम्स फ्रॉम बॉन्ड by overlapping orbitals. A chemical bond forms when the orbital of 2 atoms overlap and the electrons are shared.
तो या तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाए या एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर कर जाए। देन दूसरा है मैक्सिमम ओवरलैपिंग, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड डिपेंड्स ऑन द हाउ मच द ऑर्बिटल ओवरलैप, यानी जितना ओवरलैपिंग होगा, जितना शेयरिंग होगा, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वो बनेगा। देन उसके बाद आती है ईच बॉन्ड हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। ए स्टेबल बॉन्ड फॉर्म्स व्हेन द 2 इलेक्ट्रॉन वन फ्रॉम ईच एटम पेयर अप विथ अपोजिट स्पिन। आप जानते हो कि एक बॉन्ड इस तरीके से दिखता है, एक बॉन्ड यही अपोजिट स्पिन होती है। हाइब्रिडाइजेशन समटाइम्स एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स टू फॉर्म ए न्यू ऑर्बिटल टू एक्सप्लेन शेप एंड मॉलिक्यूल। जानते हो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कि शेप वो डिसाइड करती है मॉलिक्यूल्स का। फिर डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड्स, जहाँ पे बिकॉज ऑर्बिटल हैव ए शेप एंड डायरेक्शन, ऑर्बिटल का शेप भी होती है, डायरेक्शन भी होती है इनके पास। एंड फॉर्म द डायरेक्शनल मीनिंग दे हैव ए स्पेसिफिक एंगल एंड अनलाइक आयनिक बॉन्ड विच आर नॉन डायरेक्शनल। हाँ, आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होती है लेकिन कोवेलेंट डायरेक्शनल होगा आपका। दिस थ्योरी, तो ये बेसिकली जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो क्या करती है, दिस थ्योरी हेल्प्स एक्सप्लेन हाउ एंड वाई एटम्स स्टिक टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। मतलब किस तरीके से और क्यों एक दूसरे से वो बेसिकली स्टिक होते हैं मॉलिक्यूल, एटम्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द स्पाइट ऑफ द सेम हाइब्रिडाइजेशन H2O इज एंगुलर वेयर द NH2 इज पिरामिडल होती है। तो H2O में क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे आप देख रहे हो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होगा आपका। H2 है, उसमें 2 लोन पेयर होते हैं एंड 2 बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर आप तो जानते हो बिंदु वाली, एंड बॉन्ड पेयर ये जो हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, तो इसे हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। तो यहाँ पे जो इनके एंगल आते हैं ना वो 104.45 डिग्री आती है। एंड अमोनिया में सिर्फ एक ही लोन पेयर है, यानी जितने लोन पेयर होते हैं ना उतना वो बॉन्ड एंगल ना कम हो जाती है, वो उतना ज़्यादा रिपल्शन वो करते हैं। तो इस कारण आप देखोगे, इसीलिए हम H2O को एंगुलर कहते हैं, NH2O को पिरामिडल। द नंबर ऑफ आयन पेयर अफेक्टेड द शेप इवन द हाइब्रिडाइजेशन इफ सेम। तो हाइब्रिडाइजेशन क्यों ना सेम हो जाए, लेकिन लोन पेयर एक ऐसी चीज़ है ना जो रिपेल करती है, रिपेल जितना करेगा तो बॉन्ड एंगल और छोटी हो जाएगी। नेक्स्ट हम आएंगे अब, यूजिंग द LCO मेथड ड्रॉ द शेप ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ PP एटॉमिक ऑर्बिटल बोथ एक्सियल एज वेल एज साइड वे। तो यहाँ पर देख लो कि टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन में p ऑर्बिटल में LCO मेथड क्या है। एक्सियल में इस होती है कि हेड ऑन ओवरलैप, हेड ऑन मतलब आमना सामने ओवरलैप हो रही है। तो इसमें जो सिग्मा बॉन्ड है, जैसे सिग्मा बॉन्ड का मैंने बताया था कि जो S होती है वो स्फेरिकल एंड स्फेरिकल, आप देखो हेड ऑन कोलिजन हो रही है सिग्मा बॉन्ड। एंड 1s2p का इसमें भी हेड ऑन कोलिजन हो रही है। फिर p यहाँ पे देखो p डबल शेप्ड होती है, तो दोनों के हेड ऑन कोलिजन हो रही है। एंड साइड बाय साइड क्या होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये आपका साइड ऑन कोलिजन हो गया, ओवरलैप हो रही है, जहाँ पर px दोनों डबल शेप्ड है, दोनों साइड से आके कोलाइड कर रहे हैं, तो इसी को कहते हैं। ये देखो S वाले एंड P वाले साइड से आके कोलाइड कर रहे हैं यहाँ पे। देन ये सारी थ्योरी लिखी है यहाँ पे। देन आपका थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ CO एंड कैलकुलेट द बॉन्ड एंगल एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन, आप कार्बन जानते हो एटॉमिक नंबर 6 होती है और ऑक्सीजन 8, तो टोटल 14 हो गए। तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि सिमिलर होती है N2 के। तो इसी के टाइप पे यहाँ पे आपका डायग्राम भी बनेगा। तो ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जहाँ पर टोटल आप देखोगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। आप सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s। तो इसी तरीके से आप लिख लेना, ये एक बार लिख लोगे तो आपको याद हो जाएगा ये सिग्मा स्टार बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग वाली चीज़। तो ये उसका डायग्राम हो गया, जहाँ पे अगर फिल करना चाहोगे, मान लो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो गया, ये 4 हो गया, 6 7 8 एंड यहाँ पे 9 एंड 10, फिर 11 12 13 14। तो इस तरीके से फिल होगा आपका। एंड अब इसमें कैलकुलेट करना है बॉन्डिंग ऑर्डर। तो बॉन्डिंग ऑर्डर के लिए आप एक फार्मूला होता है BMO माइनस ABMO, यानी जितने बॉन्डिंग बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाय 2 करेंगे तो आपका बॉन्डिंग ऑर्डर आ जाएगा। तो CO जो होती है वो लीनियर होती है एंड ट्रिपल बॉन्ड से होती है कनेक्टेड। बॉन्ड एंगल निकालने के लिए लीनियर है तो 180 डिग्री होगा। एंड अगर सभी पेयर्ड है, यहाँ पर आपने देखा था कि अगर इसे आप मोस्टली यहाँ पर पेयर्ड आपको दिख रहे होंगे, तो इसे पेयर्ड करते हैं यहाँ पे। तो सभी पेयर्ड हैं, तो पेयर्ड के लिए मैंने बताया था कि जब भी पेयर्ड होंगे तो डायमैग्नेटिक होंगे, जो मैग्नेटिक बिहेवियर है। अगर अनपेयर्ड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता तो क्या होता कि पैरामैग्नेटिक होता। सो ये चीज़ें ना मैं यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ किया था, क्योंकि बेसिकली ये पूरा फिल होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होता है, देन फिर ऊपर के एंटी बॉन्डिंग में जाती है इलेक्ट्रॉन, फिर हम फिलअप करते हैं।
सो यहाँ पे डिफाइन करना है रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी, ड्रॉ द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ CO3 2 माइनस नेगेटिव। तो रेजोनेंस आप जानते हो कि इसका 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर बनेगा आपका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। एंड रेजोनेंस क्या होता है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल वेयर सिंगल लेविस स्ट्रक्चर इज नॉट इनफ टू एक्सप्लेन इट्स बॉन्डिंग इंस्टेंट, द मॉलिक्यूल इज सो बाय 2 और मोर स्ट्रक्चर कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। यानी एक से नहीं दिखा रहे हैं, मतलब 2-3 स्ट्रक्चर बना के उनकी स्टेबिलिटी को हम दिखा रहे हैं। फिर रेजोनेंस एनर्जी है जहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल गेट्स ड्यू टू रेजोनेंस, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ द एक्चुअल मॉलिक्यूल एंड द मोस्ट ऑफ द स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर वगैरह। देन आता है हाउ इज़ द आयरन ट्रांसपोर्टेड एंड स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी एंड वेयर इज़ इट स्टोर्ड। तो आयरन बेसिकली यहाँ पर हमारे ब्लड में एक प्रोटीन होती है जिसे हम ट्रांसफेरिन कहते हैं, वो आयरन को कैरी करती है। स्टोर्ड कहाँ होगा, तो ये स्टोर्ड होगा आपका लीवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो इनसाइड प्रोटीन कॉल्ड फेरिटीन। तो फेरिटीन में स्टोर्ड होगा एंड ये ऑर्गन्स है लीवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन आपका सॉल्युबिलिटी बताना है, जिसमें लिथियम क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड का। तो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर यही है, आप देख लो यहाँ पे। तो इसे एक्सप्लेन करना है कि सबसे पहला पॉइंट है कि ऑल आयनिक कंपाउंड ऑफ लिथियम विथ हेलाइड है यहाँ पे, जहाँ पर सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिपेंड्स ऑफ 2 मेन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लैटिस एनर्जी ट्रेंड पे। तो जितना स्मॉलर आयन होगा उतना ज़्यादा इसका अट्रैक्शन होगा और हायर लैटिस एनर्जी होगी, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर देख रहे हो कि जितना छोटा ये आयन है फ्लोरीन, उतनी इसकी सॉल्युबिलिटी कम है। एंड जैसे जैसे आयन बड़ी हो रही है उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जा रही है। आप देखो फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन घुलेगा, देन क्लोरीन से ज़्यादा ब्रोमीन सॉल्युबल होगा, देन ब्रोमीन से ज़्यादा लिथियम आयोडाइड होगा। देन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ये मैंने कुछ टेबल बनाया है, यहाँ पर आप पॉज करके देख सकते हैं। इसे 5 नंबर का, तो 5 पॉइंट आप लिख दो, मिल जाएगा आपको नंबर। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी एक डिफरेंस दी गई है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। यहाँ पे 5 पॉइंट आप लिख लेना, मैं यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ। सिंगल बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड होती है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एंड एक पाई बॉन्ड होगा, एंड ट्रिपल में 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होगा आपका। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड इसेंशियल एंड टॉक्सिक मेटल आयंस इन अ बायोसिंथेसिस। ये सब आप ChatGPT से भी पढ़ सकते हैं, इतना रिक्वायरमेंट है नहीं। देन हाँ, मैंने एक बताया था वहाँ पे, एक फार्मूला आपको वहाँ पे बता रहा था, मेंडलिंग कांस्टेंट वाला। देखो ये पूछ रखा, राइट ऑन द बोर्ड लैंड इक्वेशन ऑफ द कैलकुलेशन लैटिस एनर्जी एंड आयनिक क्रिस्टल एंड एक्सप्लेन वेरियस टर्म इन्वॉल्व इन द इक्वेशन। तो ये इक्वेशन उसका रहा, यू एवोगाड्रो नंबर है, मेंडलियन आपका कांस्टेंट, ये आपका Z + Z- कैटायन आयन हो गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन चार्ज हो गया 4π एप्सिलॉन r नॉट। ये इक्वेशन आपको लिखना होगा जब ये पूछेगा। तो n क्या है, बॉर्न एक्सपोनेंट है, एवोगाड्रो नंबर 6.00022 × 10⁻23 मोल इनवर्स है। फिर U लैटिस एनर्जी है जो कि जूल पर मोल होती है। फिर चार्जेस हैं एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, r डिस्टेंस है कैटायन आयन के बीच में। तो इसके कुछ पॉइंट्स है इसी के जो क्वेश्चन थे, जहाँ पर मेंडेलियन कांस्टेंट अकाउंट्स फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इन द इंटायर क्रिस्टल, द बॉर्न एक्सपेरिमेंट अकाउंट फॉर द repulsive forces when ion comes very close to each other, higher lattice energy indicate the more stable compound होगा, यानी जितनी lattice energy होगी उतनी stable compound। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर में XPX बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पे जो XPX दिख रहा है ना, वो बेसिकली PB3 PCl3 PI3 है। तो इसको PF3 है यहाँ पे, तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लिखनी है। तो ये डिक्रीज़ कर रही है ये इस तरीके से। PF3 सबसे बड़ा वाला है, बॉन्ड एंगल इसका होगा, फिर इससे कम इसका, फिर इससे कम इसका, PBr3 का। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, जहाँ पर ऑल 3 मॉलिक्यूल हैव ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल शेप, 1 लोन पेयर 1 ऑन फास्फोरस, बॉन्ड एंगल अफेक्टेड बाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अफेक्ट होती है बॉन्ड एंगल। जहाँ पर फ्लोरीन है उसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। तो यहाँ से इसकी जो बॉन्ड एंगल है वो अफेक्ट हो रही है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी तो इसका बॉन्ड एंगल भी सबसे ज़्यादा होगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी है ना, तो सबसे यहाँ पे देखो, तो सबसे ज़्यादा है तो इसको पहले लिखो, फिर इससे कम वाले को, फिर इससे कम वाले लिखो। तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जान सकते हैं। देन साइज ऑफ हाइड्रोजन से भी जान सकते हैं कि साइज इसका सबसे कम है तो ये बड़ा वाला होगा, मतलब बड़ा इसका एंगल होगा। फिर उससे कम साइज है आपका क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का। तो ये 2 मेन पॉइंट्स हैं जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं इसके बॉन्ड एंगल को। देन नेक्स्ट है वाई बॉन्ड एंगल ऑफ CH4 इज़ हायर देन NH3। तो CH4 का बॉन्ड एंगल क्यों ज़्यादा है,
क्योंकि अगर आप देखो तो CH4 में कोई लोन पेयर होता नहीं है। तो ये उसका शेप है जहाँ पर सिर्फ 4 बॉन्ड पेयर होंगे आपके एंड नो लोन पेयर। 109.5 डिग्री होगा आपका इसका बॉन्ड एंगल। लेकिन जो अमोनिया होती है वहाँ पर मैंने बताया था कि जो लोन पेयर होता है ना वो बेसिकली रिपल्शन करेगा। रिपल्शन करने से क्या होता है कि बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा इसको रिपेल करेगा तो हाइड्रोजन मतलब ये दोनों तरह से बेंड हो जाती है, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा 107 डिग्री हो जाएगा। इसका 109 से 107 हो रही है अमोनिया का, तो कहीं ना कहीं इसका बॉन्ड एंगल छोटा है। क्यों? क्योंकि इसमें लोन पेयर प्रेजेंट है जो कि रिपेल करती है बॉन्ड पेयर को। देन डिस्क्राइब द रोल ऑफ कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग, ये सब आप लिख लोगे कि कैल्शियम की क्या रोल है। देन एज सच अब कुछ बचा नहीं है, 6th क्वेश्चन है जहाँ पर BaSO4 इन आयनिक नेचर बट इनसॉल्युबल इन वाटर। क्यों हो इनसॉल्युबल? तो बिकॉज इन द आयनिक इट मेड Ba2+ and SO4 2- ion but insoluble in water because the alteration between a BaSO4 and SO2- is very strong होती है and water cannot break the strong bond easily, so even its ionic does not dissolve in a water, आयनिक होते हुए डिजॉल्व नहीं होगा वाटर में। देन एक आपका ये बोल सकते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो डाइपोल मोमेंट निकालना है, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट बेसिकली यहाँ पर वैल्यूज़ आपको दी गई है आपकी एंड यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। तो इसका फॉर्मूला आप याद रखो, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व बाय म्यू थियोरेटिकल इंटू 100। तो आपको इसे निकालना कैसे है? तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि थियोरेटिकल वैल्यू निकालोगे, क्योंकि थियोरेटिकल मालूम होगा तभी तो निकाल पाओगे। बाकी तो थियोरेटिकल में क्या होता है कि हम 100% पे बिल्कुल लेते हैं। ये थियोरेटिकल का ये है 4.8 इंटू 1.60। 1.60 क्या है? बॉन्ड डिस्टेंस जो कि आपका क्वेश्चन में दिया गया है एंड 4.8 होती है जो कांस्टेंट होती है आपकी, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इतनी आगे थियोरेटिकल वैल्यू आपकी। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर में यहाँ ऑब्जर्व वाला आपको क्वेश्चन में दिया गया है, देखो 0.384 dB दिया गया है एंड आपको ये मिल गया। थियोरेटिकल आपने निकाला, कैसे निकाला? तो यहाँ पर एक कांस्टेंट 4.8 होता है एंड इसे डिस्टेंस से अगर मल्टीप्लाई कर दें बॉन्ड डिस्टेंस जो कि आपका यहाँ पे देखो बॉन्ड डिस्टेंस 1.60 एंगस्ट्रम दिया गया है, तो मल्टीप्लाई करने पे इतना आएगा एंड बस इसको डिवाइड कर देना। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का जो फॉर्मूला है ऑब्जर्व बाय थियोरेटिकल, ऑब्जर्व ऊपर रखोगे थियोरेटिकल नीचे रखोगे इंटू 100 करोगे यानी 5% आ जाएगा। HI हैज़ अबाउट 5% आयनिक कैरेक्टर, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे। एंड ये हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन है जहाँ पे SA4 PO4 3- XeO2 F2 अगर इसके स्ट्रक्चर बनाने आते होंगे आपको तो आप इजीली इसके ये भी निकाल लोगे। जैसे आप देखो SA4 का स्ट्रक्चर है जो कि शीशो है, फिर PO4 ये स्ट्रक्चर बन रही है तो ये टेट्राहेड्रल है, फिर Xe ये भी शीशो बनती है, sp3d। सो मोस्टली लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन तो पढ़ी ही होगी, अगर थोड़ा मोड़ा भी आता होगा तो वो कर ले जाएंगे ये क्वेश्चन। देन सबसे लास्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द रोल ऑफ कॉपर मेटल एंड इम्पैक्ट इन केस ऑफ एक्सेस डिफिशियंसी एंड ह्यूमन बॉडी। तो एक्सेस डिफिशियंसी से क्या होगा, तो ये आप देख लो इसके रोल्स क्या हैं। कॉपर एंड आयरन के कंपेरेटिव करनी है एंड यहाँ पे रोल मैंने लिख दिया है। एंड एक्सेस होने से आप जानते हो कोई भी अगर किसी भी चीज़ की डोजेस ज़्यादा हो जाए तो वो टॉक्सिसिटी होती है एंड इसके डिफिशियंसी होने से भी प्रॉब्लम होती है, एनीमिया, बोन फ्रैक्चर एंड वीक इम्यून फंक्शन वगैरह की प्रॉब्लम आती है कॉपर के कमी से। आयरन कम होगा तो एनीमिया लीडिंग टू फटीग्यू, वीकनेस एंड पैलीनेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह होती है प्रॉब्लम। तो बोथ कॉपर एंड Fe आर एसेंशियल फॉर वेरियस बॉडी फंक्शंस एंड बैलेंस इज की। टू मच और टू लिटिल कैन कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो ना तो इन्हें एक्सेस चाहिए ना तो काफ़ी डिफिशिएंट चाहिए, एक बैलेंस फॉर्म मॉडरेट फॉर्म में चाहिए। एक आपका ये ग्राफ रह गया था जहाँ पे जो एक्सेस वाला ग्राफ है ना वो क्वेश्चन में एक था आपका ड्रॉ करना था, जहाँ पर एसेंशियल एलिमेंट डोजेज एंड रिस्पॉन्स यहाँ वाई एक्सिस पे लिखोगे एंड यहाँ पे बेसिकली कंसंट्रेशन दी गई है, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन है कोई भी आपका एलिमेंट का, तो आप इस तरीके से बनाओगे एंड जो बीच वाला है ना वो ऑप्टिमल है, यानी ये आइडियल रेंज होती है, या इससे कम होगा तो सर्वाइवल या डिफिशियंसी कहेंगे। एंड ये एक्सेस वाला है जिसमें अगर जानते हो कि आप कोई भी एलिमेंट का एक्सेस होता है तो वो टॉक्सिसिटी या लीथल होती है। तो ये कर्व भी हो गया, आप बना लोगे इसे। सो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था बॉन्ड हाइबर का एंड ये इक्वेशन उसका रहा एंड इसके साथ ही आपका पूरा सिलेबस खत्म होता है केमिकल बॉन्डिंग का। अगर आप ये मेरा वीडियो पूरा देख लेंगे तो आप इजीली इतना तो नंबर 60-70% आराम से नंबर लेके आ जाओगे। मैंने 6 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, हाँ भले कि मैंने थ्योरी पार्ट को पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन आजकल काफ़ी ChatGPT से लोग पढ़ते हैं तो ईजी हो जाता है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। देन मेन चीज़ था कि बॉन्ड हाइबर साइकिल को समझना। फिर जो एक्सेस वाली ग्राफ थी मैंने बताया, जो एक्सेस एलिमेंट कंसंट्रेशन वाली ये ग्राफ थी,
फिर बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, फिर जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना था उसकी फार्मूला देखना था। तो जहाँ पर मुझे लगा कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट है समझाने का, तो वहाँ पर मैंने चीज़ें समझाई। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। एंड बॉटनी और जूलॉजी की आपको अगर नीड होगी तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। अगर मुझे मतलब लोग अगर मैसेज करेंगे तो मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बना दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Once again welcome back to my YouTube channel and you are watching Bihar to do। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री थ्योरी पेपर के बारे में, जो कि सेमेस्टर 2 का है। एंड यहाँ पे हम बेसिकली सबसे पहले क्या करते हैं कि सिलेबस देख लेते हैं कि क्या पढ़ना है आपके सिलेबस में, जो थ्योरी पेपर है केमिस्ट्री का। तो हम सिलेबस पहले देखते हैं। तो सिलेबस में आपको पढ़नी है केमिकल बॉन्डिंग यूनिट 1 में, एंड यूनिट 2 है आपकी एलिमेंट्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो 2 ही यूनिट आपका यहाँ पे दिया गया है। तो जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हम यूनिट 2 को कवर करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल सा है एंड मोस्टली ये रिलेट करेगा आपके बायो के चैप्टर से भी रिलेट करती है केमिस्ट्री का पार्ट, तो उसे हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद मैं क्लास नोट्स बेसिकली जो मैंने क्लास में बनाए हैं नोट्स, उसे हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 वीडियो में, जो कि केमिकल बॉन्डिंग होगी। तो इन डिटेल ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं यूनिट 2। सो यूनिट 2 में आपको पढ़नी है एलिमेंट्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो इसमें हम जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं, क्योंकि काफ़ी छोटी सी यूनिट है और आसान भी है, एंड इससे क्वेश्चन आते ही हैं आपके सेमेस्टर में। तो यूनिट 2 में हम सबसे पहले आपकी क्लासिफिकेशन पढ़नी है एलिमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे 2 टाइप में आपको बांटी गई है, इसेंशियल एलिमेंट्स एंड नॉन इसेंशियल। तो इसेंशियल क्या होता है कि देज आर द एलिमेंट्स एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल एंड नॉर्मल ग्रोथ। तो वैसे एलिमेंट जो आपको मतलब रिक्वायर्ड होती ही है, एंड इनके एब्सेंस अगर होती है तो आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड डेथ भी हो सकती है इवन। दे आर इन्वॉल्व इन वाइटल फंक्शन लाइक एंजाइम एक्टिविटी, नर्व फंक्शन एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में इनकी ज़रूरत होती है इसेंशियल। अब कौन से इसेंशियल एलिमेंट्स हैं? तो यहाँ पर सोडियम है, पोटेशियम है एंड कैल्शियम। आप जानते हो कि सोडियम जो होती है वो कंट्रोल करती है आपके फ्लूइड बैलेंस एंड नर्व इंपल्स में, इसका काफ़ी बड़ा रोल होता है। देन पोटेशियम मेंटेन करता है आपके हार्ट बीट एंड मसल फंक्शन को। कैल्शियम आपके बोन्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल्स है, एंड ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम का बड़ा रोल होता है, ब्लड क्लॉट कराने में। देन उसके बाद नॉन इसेंशियल आती है, ये आपका नॉट रिक्वायर्ड होती है फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शन के लिए। एंड अगर इसकी हम कह सकते हैं कि नॉन इसेंशियल जो एलिमेंट्स है, अगर वो बॉडी में ज़्यादा हो, एक्सेस हो, या फिर कम अमाउंट भी इसके जाए, तो ये हार्मफुल और टॉक्सिक होती है बॉडी के लिए। इट में इंटरफेयर विथ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय बाइंडिंग प्रोटीन और एंजाइम। तो ये प्रोटीन जो बेसिकली नॉन इसेंशियल एलिमेंट्स है, वो आपके प्रोटीन एंड एंजाइम के साथ बाइंड होकर आपके बॉडी में जाते हैं। तो कौन कौन से नॉन इसेंशियल, जैसे मर्करी, HB जो कि टॉक्सिक होती है ब्रेन एंड किडनी के लिए, एंड लेड होते हैं जो डैमेज करते हैं आपके नर्वस सिस्टम को। देन उसके बाद बल्क एलिमेंट्स, बल्क मीन्स कि मैक्रोमोलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, जो आपके बॉडी को रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि ये बेसिक एक रिक्वायरमेंट है। जैसे कि कार्बन प्रेजेंट होती है ऑल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे ग्लूकोज एंड प्रोटीन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपके वाटर में होते हैं। मोस्टली बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स में नाइट्रोजन आपके अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स और DNA में होते हैं। ट्रेस एलिमेंट्स जो कि काफ़ी स्मॉल अमाउंट में होते हैं, बट ये इसेंशियल होते हैं आपके। मोस्टली कोफैक्टर्स इन एंजाइम रिएक्शन, तो कोफैक्टर्स आप जानते हो कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। देन स्मॉल इनबैलेंस कैन लीड डिफिशियंसी और टॉक्सिसिटी, दोनों ये कर सकता है। तो अगर ट्रेस एलिमेंट यानी जो छोटे अमाउंट में चाहिए, अगर उसके डेफिशिएंट भी होता है तब भी प्रॉब्लम है, और ज़्यादा भी होता है तब भी प्रॉब्लम है, टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो कौन से इससे ट्रेस एलिमेंट वाले हैं? तो आयरन है आपका, कैरीज करती है ऑक्सीजन, आप जानते हो हीमोग्लोबिन में हमारा आयरन होता है। देन जिंक इन्वॉल्व इन वुंड हीलिंग एंड इम्यून फंक्शन, तो ये आपके घाव वगैरह भरने में मदद करती है, वुंड हीलिंग करती है एंड इम्यून फंक्शन। कॉपर हेल्प्स आयरन मेटाबॉलिक एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटी वगैरह करने में मदद करती है। उसके बाद है जियोकेमिकल इफ़ेक्ट्स ऑन मेटल डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पर जो जियोग्राफिकली बेसिकली यहाँ पे मेटल्स को डिस्ट्रीब्यूट की गई है। जैसे कि जियोकेमिस्ट्री रेफर्स टू द हाउ एलिमेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द अर्थ क्रस्ट, वाटर एंड द सॉइल। The natural abundance of metal, soil, water affected their ability to plant and through them to animals and humans। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो आपके नेचुरली मिलते हैं वो क्या करता है कि प्लांट नेचुरली मान लो कि सॉइल से मिल रहे हैं वाटर में, एंड ये एलिमेंट्स क्या होता है कि बाय प्लांट वो मतलब प्लांट एब्जॉर्व किया, एंड बाय प्लांट ये हमारे एनिमल्स एंड ह्यूमंस में भी जाते हैं।
तो यहाँ पे अगर देखोगे तो जहाँ पर हाई रिच आयरन वाले सॉइल्स हैं तो वहाँ पर प्लांट इनटेक किया, प्लांट से फिर हमारे बॉडी में वो आती है। अदर हैंड लो मैग्नीशियम इन वाटर कुड लीड टू मैग्नीशियम डिफिशिएंसी इन क्रॉप और ह्यूमंस, दोनों में ये होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ मेटल आयन इन द बॉडी, तो क्या इंपॉर्टेंस है आप जानते हो कि ये इंपॉर्टेंस वाले पॉइंट आप याद रखना, क्योंकि पॉइंट्स जो 2-2, 3-3 पॉइंट्स हैं आप याद रखना, तो ये लिखने के काम आएंगे वहाँ पे एग्ज़ाम्स में। सोडियम जैसे क्या करता है कि कंट्रोल करता है आपका फ्लूइड मूवमेंट बिटवीन अ सेल्स एंड ब्लड, एंड दूसरा पॉइंट है रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन नर्व्स। तो ये मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पर ये सोडियम है वो नर्व्स के लिए ज़रूरी होती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के लिए। देन है पोटेशियम। पोटेशियम हेल्प करती है मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में, एंड मेंटेन करती है रेगुलर हार्ट रिदम को, एंड वर्क विद सोडियम टू क्रिएट नर्व इम्पल्स। एंड सोडियम पोटेशियम पंप आपने सुना होगा। देन फिर कैल्शियम मेक करती है कि मेक्स बोन्स एंड टीथ हार्ड, हेल्प ब्लड क्लॉट आफ्टर इंजरी, एंड इंपॉर्टेंस इन मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड नर्व फंक्शन वगैरह मदद करती है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल्स, आप जानते हो कि क्लोरोफिल की कंपोनेंट होती है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस वगैरह काम करने में मदद करती है मैग्नीशियम। फिर एक्टिव ओवर 300 एंजाइम्स इन ह्यूमन बॉडी में एक्टिवेट्स करती है मैग्नीशियम नीडेड टू मेक एनर्जी ATP। तो यहाँ पे ATP वगैरह बनाने में भी मैग्नीशियम मदद करती है। फिर आयरन। आयरन आप जानते हो हीमोग्लोबिन में होती है, रेड ब्लड सेल में, जो कि कैरी करती है ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी एंड टिश्यू। उसके बाद है आपका देन ऑल्सो फाउंड इन मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन आपके मसल्स में होती है। देन कॉपर आयरन एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट में मदद करेगा, एंड पार्ट ऑफ द मेनी एंजाइम्स दैट प्रोड्यूस एनर्जी इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स में मदद करती है। जिंक सपोर्ट इम्यून सिस्टम नीडेड फॉर अ सेल डिवीजन एंड हीलिंग वुंड्स, पार्ट ऑफ ओवर 100 एंजाइम्स। देन है सोडियम पोटेशियम पंप, जहाँ पे आप जानते हो कि बैलेंस आयन बैलेंस करने का काम करेगा आपका सोडियम पोटेशियम पंप, एंड पुश करती है 3 सोडियम आपके इनसाइड सेल जाती है, 2 पोटेशियम आउटसाइड सेल आएगा। दिस क्रिएट ए इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, जहाँ से आप जानते हो कि इम्पल्सेस वगैरह स्टार्ट होते हैं, सिग्नलिंग वगैरह। देन इंपॉर्टेंट क्या है कि नर्व इम्पल्स एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन, मेंटेनिंग सेल वॉल्यूम एंड वाटर बैलेंस बनाने का काम करेगा सोडियम पोटेशियम पंप। कैल्शियम का रोल हमने पढ़ लिया, बोन एंड टीथ फॉर्मेशन करते हैं, जहाँ पर 99% ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी इज स्टोर्ड इन अ बोन एंड टीथ में होती है। ब्लड क्लॉटिंग करेगा आपका, देन उसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन करेगा, नर्व ट्रांसमिशन करती है। मैग्नीशियम का भी पढ़ लिया, प्लांट में क्या रोल है कि यहाँ पे क्लोरोफिल में होती है, एंड एब्जॉर्व करती है सनलाइट ड्यूरिंग अ फोटोसिंथेसिस। ह्यूमंस में क्या है कि एक्टिव करती है एंजाइम्स को, अराउंड 300 एंजाइम्स मैंने कहा था कि एक्टिव करेगा, एंड हेल्प करती है प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ ATP एनर्जी। फिर इंपॉर्टेंस क्या है, DNA RNA के लिए मैग्नीशियम चाहिए, फिर सपोर्ट करती है मसल एंड नर्व फंक्शन को। यहाँ पर डिफिशियंसी वगैरह भी लिखी है कि डिफिशियंसी इन मैग्नीशियम कैन लीड मसल क्रैम्प्स होगा, वीकनेस होगा, हार्ट रिदम इशू वगैरह होती है। तो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया ये सब सारे पॉइंट्स, जहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन पढ़ ली है, जो केमिकल इफेक्ट्स ऑन मेटल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंपॉर्टेंट आयन इन बॉडी, सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ लिया, रोल इन कैल्शियम पढ़ लिया, एंड रोल इन मैग्नीशियम पढ़ लिया। अब क्या है कि अब डिफिशियंसी पढ़ने वाले हैं, जैसे एक्सेस एंड डिफिशियंसी होने से क्या प्रॉब्लम आती है। तो आयरन के डिफिशियंसी से आपको एनीमिया हो सकता है, यानी लो हीमोग्लोबिन होगी तो टायर्डनेस और वीकनेस जैसा महसूस होगा। देन एक्सेस अगर होता है तो ऑर्गन यहाँ पर डैमेज हो जाएंगे, आपके हार्ट एंड लिवर डैमेज हो जाते हैं। उसके बाद है कॉपर की डिफिशियंसी आपके कॉज एनीमिया एंड वीक इम्यून सिस्टम होती है। एक्सेस से लिवर एंड ब्रेन डैमेज होती है, एज इन विल्सन डिजीज़ में होती है। देन जिंक की डिफिशियंसी आपके ग्रोथ को डिले करेगी, हेयर लॉस कराएगी, एंड पुअर हीलिंग करती है। देन एक्सेस होने से कॉज नोजिया, वोमिटिंग एंड वीकन इम्यूनिटी होती है। मैग्नीशियम मैग्नीज, सेलेनियम, क्रोमियम आर ऑल्सो टॉक्सिसिटी और डिफिशियंसी इफेक्ट व्हेन इट इज़ नॉट इन बैलेंस। तो ये भी ऐसी चीज़ें हैं, तो ये भी टॉक्सिसिटी वगैरह शो करता है इसके डिफिशियंसी से। देन आपका होम्योस्टैसिस यानी इंटरनल बैलेंस, जहाँ पे टॉक्सिसिटी इन मेटल आयंस की बात करेंगे, एंड यहाँ पे मर्करी, लेड, कैडमियम, आर्सेनिक वगैरह, ये जानते हो काफ़ी हैवी मेटल होती है। तो यहाँ पे मर्करी सबसे पहले कहाँ मिलता है आपका, फाउंड इन फिश, एंड फिक्स फैक्टर्स वगैरह डैमेज करती है आपके ब्रेन किडनी को, एंड अक्रॉस अ ब्लड ब्रेन बैरियर कॉज मेमोरी लॉस एंड ट्रीमर्स वगैरह कॉज करती है। देन लेड जो है वो कॉमन है पेंट्स में एंड ऑयल पाइप्स वगैरह, ओल्ड पाइप्स में, जो अफेक्ट करती है आपके नर्वस सिस्टम को एंड मेंटल डेवलपमेंट रिटार्ड करती है चिल्ड्रन में।
देन कॉज करेगा, हाँ, कॉजेज लर्निंग डिसेबिलिटी एनीमिया। कैडमियम आपके बैटरीज वगैरह में होते हैं, सिगरेट स्मोक करोगे तो कैडमियम ये आपके डैमेज करते हैं किडनी, बोन्स वगैरह। ये इटाई डिजीज़ इन जापान काफ़ी कॉमन है कैडमियम। देन उसके बाद रिप्लेस कैल्शियम इन अ बोन पेन हो सकता है, फ्रैक्चर्स वगैरह हो सकते हैं क्योंकि बोन से कैल्शियम ही आपको निकाल दे रहा है कैडमियम। देन आर्सेनिक है, आर्सेनिक फाउंड इन कंटामिनेटेड वाटर में, जहाँ पर आपके स्किन से अफेक्ट हो सकते हैं, लंग्स या कैंसर वगैरह हो सकते हैं आर्सेनिक से। तो मेमोरी के बेस में आप HALC जैसे Hg मर्करी एंड आर्सेनिक, लेड एंड कैडमियम याद रख सकते हो, ये कॉमन आपके मेटल्स वाले हैं। देन उसके बाद आपके आते हैं रीज़न फॉर अ हैवी टॉक्सिसिटी ऑफ हैवी मेटल्स। दिस मेटल्स बाइंड टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन एंड एंजाइम एंड डीएनए से बाइंड होती है, ब्लॉक करती है नॉर्मल आपके केमिकल रिएक्शंस को। उसके बाद रिप्लेस करती है कैल्शियम एंड जिंक इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में, लेड टू मर्करी एक्यूमुलेट होती है आपके ब्रेन और बोन ओवर टाइम, लॉन्ग टर्म्स में इसका इफेक्ट देखने को मिलती है। उसके बाद आपका आता है डोजेज कि लाइक लो डोजेज लोगे तो ये मे भी हेल्पफुल हो सकती है और हार्मफुल। सबसे अच्छा है कि आप ऑप्टिमल यानी बैलेंस लो तो बॉडी आपका अच्छे से वर्क करेगा। देन हाई डोज में टॉक्सिक एंड हार्मफुल होती है। तो यहाँ पे आयरन के कुछ एप्लीकेशन दिए गए हैं, जैसे कि आयरन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेस एलिमेंट है इन लिविंग सिस्टम। जैसे हीमोग्लोबिन जो Fe बाइंड करती है ऑक्सीजन एंड पूरे बॉडी में आप जानते हो कि O2 की सप्लाई करती है फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। फिर मायोग्लोबिन जो कि मसल्स में होती है, स्टोर करेगा ऑक्सीजन फॉर यूज ड्यूरिंग एक्टिविटी। एंजाइमिक यहाँ पे साइटोक्रोम इन माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स आयरन एंड हेल्प इन एनर्जी प्रोडक्शन में काम आती है। देन ETS में भी आयरन आप जानते हो कि ये इलेक्ट्रॉन को मूव कराने का काम करेगा। देन इसके डिफिशियंसी एनीमिया होती है, एक्सेस से आयरन ओवरलोड वगैरह होती है, हीमोक्रोमैटोसिस। देन स्टोरेज फेरिटिन मेजर आयरन प्रोटीन लीवर, स्प्लीन एंड बोन मेरो वगैरह में स्टोर होती है। हीमोसाइडरिन जो कि स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एक्सेस आयरन। ट्रांसपोर्ट कैसे होगा तो आप जानते हो कि Fe3+ में ये एब्जॉर्ब होती है साइट टू वेयर इट नीडेड, लाइक बोन मैरो एंड रेड ब्लड सेल को चाहिए। ये आपका एक टेबल हो गया ताकि आप अरे यार ये क्या लाइनिंग बन रही है, ओके बहुत ही ख़राब लाइनिंग, ओके। तो यहाँ पे आप सोडियम का देख सकते हो कि ये फ्लूइड बैलेंस एंड नर्व सिग्नल का काम करती है। डिफिशिएंट होने पे मसल क्रैप एंड हाई BP हो सकती है एक्सेस पे। देन पोटेशियम हार्ट बीट एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन, कैल्शियम बोन एंड टीथ वगैरह आती है। इसके डिफिशिएंट होने पे क्या होगा एंड एक्सेस होने पे क्या होगा, ये चीज़ें दी गई है। तो यहाँ पर आपका यूनिट 2 ख़त्म होता है। आप इस टेबल को याद रख लो तो यूनिट 2 मोस्टली कवर हो जाएगी। 1-2 पॉइंट वगैरह आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका यूनिट 2 खत्म हो गया, एलिमेंट इन ए बायोलॉजिकल सिस्टम। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि मैं जल्दी यूनिट 1 जो है आपका केमिकल बॉन्डिंग इन डिटेल आपको अपलोड करूँगा। वो बेसिकली मैं अपनी क्लास नोट से ही पढ़ाऊँगा, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि मैं PDF बना के उसको पढ़ा दूँगा, नहीं। तो क्लास नोट से पढ़ाऊँगा, एज़ इट इज़ प्रोफेसर वैसा ही पढ़ाया जैसा कि पेपर में पूछते हैं। सो यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।